हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। इससे पहले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर चुके हैं, 7 तक। और जो चैप्टर का नाम है आपको शायद पता ही होगा, ये फ्रिक्शन है, एस सी वर्मा का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 का एक्सरसाइज 6। ठीक है, तो आज से जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है सो आप देखेंगे कि इसमें क्या है, ये रियल लाइफ के प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। आप अगर कोई पार्क में या कभी भी विजिट करते हैं तो वहाँ पर स्लाइडिंग देखे होंगे। ठीक है, तो ये स्लाइड पर कोई बच्चा जो है सो बैठा हुआ है और उसका स्लाइड का जो इंक्लिनेशन है वो हॉरिजेंटल के साथ कितना है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, और इसमें एक्सेलरेशन निकालना है बॉय का जब ये है ना यहाँ से स्लाइड करना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। राइट, तो इस केसेस में आप जानते हैं कि इसका कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या क्या है, तो इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इस सिचुएशन में मान लेते हैं, पहले फ्री बॉडी डायग्राम खींचने से पहले लेट द मास ऑफ ए बॉय इज m, मान लेते हैं उसका मास बॉय का m है। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे आप, इसमें देखेंगे कि ये जो बॉय है उसका जो वेट होगा वो 45 डिग्री एंगल से क्या होगा, 45 डिग्री एंगल से टिल्ट होगा टुवर्ड्स दिस वन, तो ये हो जाएगा mg। राइट, ये इसका वेट हो जाएगा mg इधर की तरफ, और जो वर्टिकल डाउनवर्ड की तरफ जो है इसका क्या हुआ, इंक्लिनेशन होगा 45 डिग्री एंगल। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं mg cos 45 डिग्री। ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये जो कंपोनेंट होगा जब भी एंगल बनाती है तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होते हैं, बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस जो है सो आपको दिया, जो हाइपोटेनियस हो गया ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला, तो बेस बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो b इज इक्वल टू इस कंपोनेंट, ये जो है बेस वाला कंपोनेंट है लेकिन वेट का कंपोनेंट है, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा h कॉस थीटा। यहाँ पर h इज इक्वल टू क्या है, mg है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। तो इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट, इसका वेट का जो कंपोनेंट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg cos 45 डिग्री, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हम नॉर्मल फोर्स n मानते हैं। ठीक है, अब इस बच्चे का जो है सो इसका जो इंक्लिनेशन के तरफ जो फोर्स लगेगा उसके जो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इंक्लाइन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वो होगा mg साइन 45 डिग्री। ठीक है, mg साइन 45 डिग्री। इसके साथ इसके बीच में जो है, इसके क्लॉथ के बीच में और इसके क्लॉथ के बीच में और ये जो सरफेस है उसके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो इसको अपोज करेगा। इसको हम लिखते हैं F लिखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को। ठीक है, तो F फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अब ये जो है सो अब देखते हैं कि F फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स अगर आपका F है, फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है, निकालना है F, तो F इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू N। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द क्लॉथ एंड द बॉय इज 0.6 दिया हुआ है। राइट, तो N इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखने वाली बात है कि M इज इक्वल टू हो जाएगा mg cos 45 डिग्री। मान लेते हैं कि इसको काउंटर बैलेंस करके नेट फोर्स जो है इस पर mg साइन 45 डिग्री माइनस f होगा, तो जिसके कारण से उस बॉडी में या बॉयज का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन में a हो जाएगा। राइट, a एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैंने इसके ऊपर एरो लगा दिया। तो ये एक एक्सेलरेशन a से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो सबसे पहले तो हम फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू mg cos 45 डिग्री। राइट, एक तो ये हो गया। अब नेट फोर्स है ना, टू वार्ड्स
डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन में जो है सो नेट फोर्स कितना लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, इंक्लाइंड प्लेन जो ये स्लाइडर है उसमें कितना लगेगा, तो एक तो mg साइन 45 डिग्री लगेंगे, दूसरा इसको काउंटर बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स F, और इसके कारण से ये क्या हुआ कि मास ऑफ बॉय m है, तो नेट फोर्स से क्या होगा, जो नेट फोर्स होगा उससे उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा, वो एक्सेलरेशन a हो गया। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ma इज इक्वल टू mg साइन 45 डिग्री माइनस फ्रिक्शनल फोर्स का जो वैल्यू है हमने इधर निकाला है म्यू mg कॉस 45 डिग्री, राइट। अब देखिए m जो है सो थ्रू आउट है, तो इसको हमने क्या किया, m को ख़त्म कैंसिल कर दिया, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g साइन 45, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, और म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 इंटू जी, और cos 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, जो कॉमन है g/√2 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.6 हो जाएगा, बाकी g/√2 हमने कॉमन ले लिया। अब इसको लिख सकते हैं, g का वैल्यू है 10 और इसका वैल्यू हो गया 0.4, अब ये हो गया √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको फर्दर कैलकुलेशन करके ये 10 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, ये √2 ऊपर नीचे √2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, तो और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से हम इसको कर सकते हैं 4/2 इंटू √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ये 2 हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो 2 इंटू √2 का वैल्यू कितने होते हैं 1.41, ठीक है, या सिंपली आप इसको, यही आपका आंसर हो जाएगा 2 इंटू √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यही एक्सेलरेशन आपका हो गया, ठीक है। तो जो बॉय का एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ वो नेट फोर्स के कारण, और नेट फोर्स जो है mg साइन 45 डिग्री कंपोनेंट है, और उसको जो अपोज कर रहा है क्लॉथ, बॉय का क्लॉथ और जो इंक्लिनेशन प्लेन का फ्रिक्शन है वो कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो F फ्रिक्शन से वो अपोज कर रहा है जब वो मोशन में स्टार्ट होता है मूव करना ड्यूरिंग दैट पाथ, तो इसको अपोजिंग मोशन जो है, तो इसीलिए हम ये नेट फोर्स हो गया ये mg साइन 45 माइनस F, और जिसके कारण से उसमें एक्सेलरेशन A क्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को चलिए आइए पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें है कि ए बॉय स्टार्ट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन एंड मूव्स हाफ मीटर इन हाफ सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव नेक्स्ट हाफ मीटर। इसमें तो फ्रिक्शन का कुछ भी टॉपिक्स नहीं दिया हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है या अपोज कर रहा है, ये सिंपल काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है। इसमें है कि कोई बॉय जो है ये इंक्लाइन प्लेन है, मान लेते ये एंगल थीटा बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि हाफ स्लिपिंग डाउन इन इंक्लाइन प्लेन एंड मूव्स हाफ मीटर, ये जो है हाफ मीटर ये मूव करता है, ये बॉयज़ है मान लेते हैं, ये हाफ, ये इसको हम 1 मीटर मान लेते हैं, पूरा पूरी इस कवर को 1 मीटर मान लेते हैं। तो इसने यहाँ से स्टार्ट किए टॉप से, कोई बॉय यहाँ से स्टार्ट किए मान लेते बॉय है, तो हाफ मीटर डिस्टेंस जो है इसने हाफ मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, और एस इज इक्वल टू कितना हो गया हाफ मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, और टाइम कितना लगा t इज इक्वल टू हाफ सेकेंड लगा, ठीक है। और ये स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। तो अब आपको पूछ रहा है कि नेक्स्ट हाफ मीटर, यानी कि यहाँ तक उसको पहुँचने में और नेक्स्ट हाफ मीटर जाने में कितना
टाइम लगेगा, ये पर्टिकुलर टाइम निकालना है, इस केसेस के लिए टाइम। ठीक है, तो इसमें कोई भी मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जस्ट एक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो जो दिया गया है वो दिया गया है आपका इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 है, राइट। और जो डिस्प्लेसमेंट है या डी एस इज इक्वल टू कितना है, हाफ मीटर है, डिस्टेंस हाफ मीटर उसने ट्रैवल किया, और टी इज इक्वल टू है हाफ सेकेंड, और इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। तो आपको निकालना है, इससे हम क्या करते हैं कि पहले वाले केस से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन है, काइनेमेटिक्स का इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाले फार्मूला को हम यूज करते हैं। तो s इज इक्वल टू हाफ आपका हाफ मीटर, 0.5 मीटर दिया हुआ है, तो हाफ मीटर हो गया 1/2 मीटर, और u इज इक्वल टू 0 है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन आपको निकालना है, और t इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो हम एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू निकल जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 इंटू 2/2, करेक्ट। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन जो होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम कंप्लीट जर्नी का निकालते हैं। जब व्हेन s इज इक्वल टू 1 मीटर होगा तो उस केसेस में टाइम कितना लगेगा, t इज इक्वल टू हम निकालते हैं। रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इसी से लेंगे। एक्सेलरेशन आपका यहाँ पर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, जो कि चेंज नहीं हो रहा है। तो फिर से हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाले फार्मूला को यूज करते हैं। तो यहाँ पर s का वैल्यू हमने 1 मीटर ले लिया, और u इज इक्वल टू स्टार्टिंग से यहाँ से एक बार हमने यहाँ से यहाँ तक निकाला, यहाँ का यहाँ तक जर्नी निकाला, दूसरा बार हम कंप्लीट जर्नी निकाल रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, जब कंप्लीट जर्नी का टाइम निकल जाएगा तो यहाँ का टाइम डिफरेंस कर देंगे, तो ये वाला टाइम आपको आसानी से निकल जाएगा। तो हमारा इंटेंशन यही है कि एक बार हम कंप्लीट टाइम कितना लगेगा 1 मीटर ट्रैवल करने में वो निकाल रहे हैं, और हाफ मीटर ट्रैवल करने के लिए जो टाइम है वो तो हाफ सेकेंड दिया हुआ है। तो रेस्ट ऑफ द हाफ मीटर ट्रैवल करने का टाइम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, t प्लस हाफ, a का वैल्यू हो गया 4 इंटू टी का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो इस केसेस में हम क्या लिख सकते हैं, इस केसेस में हम लिख सकते हैं 2/4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, t इज इक्वल टू क्या, ये 1/2 हो जाएगा। तो t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2, या इसको हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 का रूट अंडर। ठीक है, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं √2 बाय, क्या लिख सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम ऊपर नीचे। तो कहानी क्या होगा, 1/√2 था पहले, तो ये हो जाएगा √2/2 हो जाएगा। तो इसका t इज इक्वल टू जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1.412 बाय कितना हो जाएगा 2। तो इसका ऑलमोस्ट हो जाएगा आपका, ऑलमोस्ट हो जाएगा 0.71 सेकेंड ये हो जाएगा। ये कंप्लीट जर्नी ट्रैवल करने में उसको यहाँ पर लग रहा है 0.71 सेकेंड के आसपास, और यहाँ तक, यहाँ से पूरी टाइम कितने लग रहे हैं 0.71 सेकेंड, और यहाँ तक का टाइम लग रहा है 0.5 सेकेंड। तो रेस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, रेस्ट हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा, t इज इक्वल टू पूरा टाइम, कंप्लीट टाइम 1 मीटर का माइनस हाफ डिस्टेंस ट्रैवल जो शुरुआत में किया है वो वाली टाइम। तो कितना होगा 0.71 माइनस 0.5 सेकेंड,
तो ये कितना हो जाएगा 0 सेकेंड, तो ये होगा 0.21 सेकेंड। तो ये जो टाइम लगेगा आपको 0.21 सेकेंड लगेगा। रेस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा 0.21 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को चलिए आइए समझते हैं। इसमें है कि द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए बॉडी ऑन द अदर बॉडी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये इसका नॉर्मल, ये मान लेते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स F है ना, रिजल्टेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स F है, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स F है, जो इसमें टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा है उसका रिजल्टेंट F मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो है नॉर्मल के साथ या वर्टिकल के साथ, नॉर्मल फोर्स के साथ, इसके साथ ये लैम्डा एंगल बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट इसमें क्या होगा F cos लैम्डा। ठीक है, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा F sin लैम्डा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है F sin लैम्डा ये इसको पुल कर रहा है आगे की तरफ, तो इसके पीछे जो इसके बैक साइड में जो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा Fs होगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये देखना है जैसे जैसे इसका फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा Fs इज इक्वल टू क्या होगा, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ये आपको प्रूव करना है, लैम्डा इज इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू, तो Fs इज इक्वल टू होगा म्यू इंटू F cos लैम्डा। फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा F cos लैम्डा, म्यू इंटू F cos लैम्डा। ठीक है, और इसके हॉरिजॉन्टल जो फोर्स लग रहे हैं वो F sin लैम्डा लग रहा है। ठीक है, तो इसका जो है आप जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन में जब तक ये मोशन में नहीं होगा, ये जब तक ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होगा तो क्या होगा F sin लैम्डा जो होगा वो क्या होगा लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम इसके बराबर होगा, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर। ठीक है, जिसको हम ये लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं। लेकिन जब ये मोशन में हो जाएगा, जब ये रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, उस केसेस में F sin लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। राइट, तो इस केसेस को हम लिख सकते हैं F sin लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू F cos लैम्डा। ठीक है, इसको हम फर्दर F तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन लैम्डा बाय कॉस लैम्डा, अगर दोनों को डिवाइड करते हैं इज लेस देन क्या हो जाएगा आपका म्यू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केसेस में हम बोल सकते हैं कि 10 साइन लैम्डा बाय 10 लैम्डा को, कॉस लैम्डा को 10 लैम्डा बोलेंगे इज इक्वल टू म्यू, या लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इनवर्स म्यू। यही आपको दिखाना था। ठीक है, यही आपको प्रूव करना है कि लैम्डा का वैल्यू जो है 10 इनवर्स, ये लेस देन इक्वल टू और ये लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। तो लैम्डा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू, ये आपको दिखाना है जब तक कि ये मोशन में स्टार्ट नहीं हो जाए। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होते हैं, मैक्सिमम ऑब्जेक्ट में जो, जब कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक स्टेट में रहता है तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, उसको रोक के रखा रहता है, उसका वैल्यू जो है ऑलवेज ग्रेटर देन उसमें जो अप्लाइड फोर्स होगा उसके बराबर होगा, जो कि मैंने थ्योरी में बताया हुआ था। अगर उससे ज़्यादा फोर्स आप करेंगे, पुल या पुश फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा कि एक लिमिट तक उसको रोकेगा, उसके बाद वो स्टॉप रखेगा, उसके बाद वो क्या होगा कि ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक अवे पॉइंट होगा, वहाँ से वो काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको स्टैटिक फ्रिक्शन वाली केस समझनी है, तो इसीलिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है तो क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू जो है, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, या जो अप्लाइड फोर्स होगा वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स
होगा। ये चीज़ आपको समझने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप जो अरेंजमेंट देख रहे हैं ये इस तरह से है कि 1 kg का एक ब्लॉक है और 1 kg का 2 ब्लॉक है, दोनों फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है और एक 0.5 kg का जो ब्लॉक है वो इस पुल्ली के थ्रू हैंग किया हुआ है, नीचे रखा हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द 1 kg ब्लॉक्स। तो आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, मान लेते हैं पूरे सिस्टम का 1 kg एंड दिस वन, ये ए मान लेते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन सेम होगा क्योंकि ये पुली से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम हम देखते हैं, हम सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे, बस इसी में हैंग किया हुआ स्टेट में उसी में देखते हैं। तो इसमें 0.5 kg का kg है इसका वेट, तो 0.5 g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसका डाउनवर्ड फोर्स इसके वेट के कारण लगेगा। मान लेते हैं इसमें जो टेंशन है वो T मान लेते हैं, ठीक है, और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो T मान लेते हैं। अब इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है ना, इस स्ट्रिंग वाले टेंशन क्या करेगा, इसको अपोजिट डायरेक्शन में T डाइस करेगा और इसको T डाइस करेंगे, ठीक है। ये हो गए। अब इसका जो वेट है, वेट हो गया, वो हो गया 1g हो गया, और इसका जो वेट है वो भी 1g हो गया, करेक्ट। अब हम वेट इसलिए निकाल रहे हैं, इसका नॉर्मल फोर्स n मान लेते हैं n1, और इसका भी नॉर्मल जो फोर्स लगेगा वो n2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पर कि ये यदि मोशन जो है लेफ्ट टू राइट होगा तो इस ब्लॉक में जो कांटेक्ट के कारण इसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा डेवलप, जिसको हम F1 मान लेते हैं, और इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसको हम F2 मान लेते हैं। अब जो यहाँ पर हमें समझने वाली बात है, हम ज़्यादा इसको लेंदी नहीं बनाएंगे, तो आप F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 जो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा वो क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू होगा म्यू इंटू N2 इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स। अब N2 का वैल्यू हो गया 1g, तो ये क्या हो गया 0.2 इंटू 1g, या हम लिख सकते हैं 0.2g। ये F1 फ्रिक्शनल फोर्स इसमें लग गया, राइट। अब इसमें F2 फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, F2 का मतलब हो गया है ना म्यू इंटू N1, ठीक है, और इसका जो वैल्यू हो गया म्यू का वैल्यू हो गया 0.2 ही है, और N1 का वैल्यू क्या हो गया 1g। तो इसमें भी 0.2g फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग मोशन में होगा। तो हम चलिए आइए इच ब्लॉक का सेपरेटली फ्री बॉडी डायग्राम तो हमने ड्रॉ कर लिया इसी में कंबाइंड रूप से। तो हम सारे इस ब्लॉक का जो मूवमेंट है, मोशन है, उसको कंसीडर करते हैं। तो 4 ब्लॉक 0.5 kg, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, तो क्या हो गया इसमें 0.5 g डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स हो गया, और टेंशन जो है इसका अपवर्ड डायरेक्शन का है। तो इसमें नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0.5 kg पर 0.5g माइनस टी इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन a मान लिया हमने, तो क्या होगा 0.5a, ठीक है। तो इसका जो है सो हम फर्दर लिख सकते हैं t इज इक्वल टू टी को इधर ले जाते हैं 0.5g प्लस 0.5g माइनस 0.5a, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब 4 ब्लॉक 1 kg फर्स्ट वन, इस पर हम देखते हैं नेट फोर्स क्या लगता है। नेट फोर्स 1 kg का ब्लॉक है, तो जिसमें हम पहले वाले को समझते हैं, इसको लेते हैं, तो इसको जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में खींच रहा है वो टेंशन T है, तो टेंशन T मान लेते हैं। अब इसके पीछे जो फोर्स लग रहा है ये माइनस, इसको अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन T डाइस कर देते हैं, और जो ये F1 फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ये भी इसको अपोज कर रहा है मोशन को, तो F1 इज इक्वल टू क्या है, हमने 0.2g निकाल लिया, और इज इक्वल टू क्या है कि 1 kg मास है इसका,
तो 1 इंटू ए, नेट फोर्स इतना हो गया, जिसके कारण से नेट फोर्स के कारण से वो जो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो इसका मास 1 kg है, तो हम सिंपली ए लिखते हैं। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं फर्दर t माइनस टी डैश इज इक्वल टू 0.2 g प्लस ए, ये ए इधर चला गया, इक्वेशन 2 लिखते हैं। अब हम थर्ड ब्लॉक का देखते हैं, इस वाले ब्लॉक का मोशन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक टेंशन टी डैश है जो इसको खींच रहा है, और अपोजिंग फोर्स है F2 यानी फ्रिक्शन 2, F2 फ्रिक्शन, इसका वैल्यू हमने पहले निकाल लिया 0.2 g इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू जो इसका मास के कारण जो इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, इस नेट फोर्स के कारण जो इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, तो मास इसका 1 kg है, तो इसको सिंपली हम ए लिख सकते हैं। तो टी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 0.2 g प्लस ए, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब देखते हैं टी, और ये टी हो गया और टी प्राइम हो गया, इस दोनों का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ टी एंड टी प्राइम इन इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 और 3 का जो टी और टी प्राइम का वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इस केसेस में क्या होगा, t इज इक्वल टू हमने निकाला था, t इज इक्वल टू 0.5 g माइनस 0.5 a, ये निकाला था। ठीक है, और t डैश इज इक्वल टू टी प्राइम इज इक्वल टू क्या है हमारा, ये माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है, तो इसमें दोनों में माइनस हो जाए, 0.2 g माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, 0.2 g और प्लस a, ये इतना इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, g वाले को एक साइड लेते हैं और a वाले को एक साइड रखते हैं, तो 0.5 और 0.2 और ये क्या होगा 0.2, ये 0.2 इधर आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो 0.4 में से 0.5 चला जाएगा, तो 0.1 g हो जाएगा। अब इस सारे को उधर हम राइट साइड ले जा रहे हैं, तो राइट साइड ले जाने पर क्या हो जाएगा आपका 0.5 और ये 1.5 हो गया, और ये क्या हो गया 1.5 a प्लस a, क्या हो जाएगा इधर 2.5 a। ठीक है, तो अभी हमारा ये हो गया 0.1 g इज इक्वल टू 2.5 a हो गया। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 0.1 g का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं बाय 2.5 हो गया। ठीक है, ये डेसिमल हट गया, एक जीरो, तो ये क्या हो गया आपका 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू हो गया वो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर आपको निकल गया तो टेंशन, अब दूसरा केसेस में ये ए का सॉल्यूशन हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो ए इज इक्वल टू हो गया, ए का वैल्यू हो गया आपका 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू 1 kg ब्लॉक, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग अटैच टू 0.5, तो पहले ये वाला टेंशन हम निकाल लेते हैं, ये आसान है निकालना। ठीक है, या दोनों में से कोई भी आप निकाल सकते हैं, तो ठीक है, तो चलिए हम टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू 1 kg ब्लॉक, तो टी डैश है 1 kg ब्लॉक का टेंशन, तो टी डैश इज इक्वल टू हमने निकालना है यहाँ पर। इसमें अगर हम वैल्यू ए का वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.2 इंटू 10 प्लस ए का वैल्यू कितना है हमारा, ए का वैल्यू हो गया 0.4, तो कितना हो गया 2.4 न्यूटन, ये हो गया आपका टेंशन 2.4 न्यूटन हो गया। ये देखिए टी डैश इज इक्वल टू हो गया, टी डैश या टी प्राइम इज इक्वल टू 2.4 न्यूटन हो गया। ठीक है, आप ए और जी का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इस टेंशन का वैल्यू निकालना है, इस टेंशन का वैल्यू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें जी का वैल्यू पुट करते हैं, तो 0.5 इंटू 10 प्लस माइनस 0.5 इंटू क्या है 0.4, तो ये कितना हो गया 5 माइनस कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू 4 बाई 100 लिख सकते हैं, यानी कि 20/100
100 या इसको हम लिख सकते हैं कितना 0.2, तो ये हो जाएगा आपका 0.2, तो ये कितना हो जाएगा फाइनल 4.8 न्यूटन। तो टी का प्राइम वैल्यू हो जाएगा आपका, जो ये टेंशन है टी, इसका टी का वैल्यू होगा 4.8 न्यूटन और इस टी का वैल्यू हो जाएगा 2.4 न्यूटन। इस तरह से हमारा सारे वैल्यू कैलकुलेट हो गए। ठीक है, इस टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो टेंशन इन दिस स्ट्रिंग है 4.8 न्यूटन।